हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक लंबे समय के बाद फिर एक नया टॉपिक लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है हर्टांग आयोग। 1929 में ये बना था। इस आयोग के बनने से पहले जो वाक़या था वो ये था कि जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अधिनियम लागू किया था जो भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता था, और ये अधिनियम उन्होंने 1921 में लागू किया था। इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो जो अधिनियम था, ये जो भारत सरकार अधिनियम, ये उन्होंने 1921 में लागू किया था, भारत सरकार अधिनियम। और इसके अलावा इस अधिनियम में उन्होंने क्या करा था कि इसे द्वैध शासन पद्धति के अंतर्गत लागू किया था। और इस पद्धति के अंतर्गत क्या था कि जो भारत से अधिक धन लाभ लेने की उनकी मंशा थी, जो उनकी चालाकी थी, कि इस तरीके से उनकी जो है वो थी पद्धति थी कि जिसके कारण भारत में से अधिक धन जो है वो लिया जा सके या धन ऐंठा जा सके। तो ये चीज़ थी। तो जो भारत सरकार ने जो अधिनियम के नाम से जो अधिनियम लगाया था, भारत सरकार अधिनियम के नाम से अंग्रेज़ों ने, वो उस समय में इन्होंने पारित किया था 1921 में। इसके बाद इस पद्धति से जो द्वैध शासन पद्धति थी, इस पद्धति में बहुत सारी खामियां थीं, बहुत सारी कमियां थीं, जिससे भारतीयों में जो है बहुत अधिक असंतोष फैल गया था। और उसको दूर करने के लिए अंग्रेजी संसद ने जो है क्या किया था कि 8 नवंबर 1927 को और एक कमीशन लागू किया था, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता था। नियुक्ति की गई थी साइमन कमीशन की। और जब ये कमीशन में क्या था कि इंसान ही थे, और उन कमीशन के जो मेंबर्स जिसको कह सकते हैं, तो जो कमीशन के मेंबर्स थे या जो कमीशन था, वो भारतीयों से जाकर के जब मिला तो भारतीयों ने अंग्रेज़ों द्वारा जबरन थोपी गई अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का बहुत अधिक विरोध किया था कि ज़बरदस्ती हमें अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है और हम इसे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये इस चीज़ का बहुत अधिक विरोध किया था भारतीय लोगों ने। और इस विरोध के जो जितने भी बिंदु थे, उनका सही मूल्यांकन करने के लिए ही साइमन कमीशन ने एक अलग आयोग की स्थापना की थी। उस आयोग का नाम था हर्टांग आयोग। यानी साइमन कमीशन ने जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के विरोध में जितने भी बिंदु थे, उनका मूल्यांकन किया गया, और मूल्यांकन करने के बाद में एक आयोग निर्धारित किया गया जिसका नाम हर्टांग आयोग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उसके जो अध्यक्ष थे वो सर विलियम हर्टांग थे। यानी ये जो आयोग बनाया गया, ये सर विलियम हर्टांग की अध्यक्षता में बनाया गया, जिसके कारण इसे हर्टांग आयोग के नाम से जाना जाता है। अब आता है इसके आयोग की सुझाव और सिफारिशें। इसकी सुझाव क्या थे और इसकी सिफारिशें क्या थीं। तो इसमें सबसे पहले था कि आयोग ने अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया, बहुत अच्छी तरीके से। और ये प्रस्तुत करते बहुत अच्छे से उन्होंने बिंदुओं पर अध्ययन किया, जिसके कारण आंदोलन हो रहा था। उन बिंदुओं पर अध्ययन करने के बाद में सितंबर 1929 को और अपना प्रतिवेदन साइमन कमीशन को प्रस्तुत कर दिया था। भारतीयों की शिक्षा के प्रति जागरूकता, उन्होंने ये भी देखा था कि भारतीयों की शिक्षा के प्रति जागरूकता और उनमें सभी समस्याओं का निराकरण करने का उपाय निकाला था कि भारतीय लोग इस शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाएं और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके। तो इस कारण इस आयोग ने सुझाव दिया था। इसमें क्या कहा था कि हमें जो शिक्षा के बिंदु हैं, हमें शिक्षा के सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया था। यानी उनको कहा था कि सभी बिंदुओं में हमने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि शिक्षा को संगठित करना अनिवार्य है। इसके लिए जो संस्थाएं उत्तरदायी हैं उन्हें अपने कार्यों को पुनः क्रियान्वित करना चाहिए, ये उन्होंने सिफारिश में कहा गया था। भारतीय शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए आयोग ने विभिन्न स्तरों का उल्लेख किया। अब इसमें जो उन्होंने सुझाव और सिफारिशें दी थी और जो उनसे कहा गया था, उसके आधार पर उन्होंने क्या किया कि जो भारतीय शिक्षा के अंतर्गत जो दोष थे उनको पूरी तरीके से कैसे सबसे पहले तो उनका उल्लेख किया, और उल्लेख करने के बाद में उनका निराकरण का भी उपाय उन्होंने दिया। तो सबसे पहली जो शिक्षा थी भाई, प्रारंभिक जो शिक्षा होती है या प्राथमिक शिक्षा होती है वो है। तो प्रारंभिक शिक्षा में सबसे पहले उन्होंने कमियां बताई थी और उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा असंतोषजनक बताई गई थी, अच्छी नहीं थी। और उसके 2 कारण बताए थे, एक अपव्यय बताया था और एक अवरोधन बताया था।
अपव्यय और अवरोधन, दो कारण ऐसे थे जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब सबसे पहले ये जानें कि अपव्यय और अवरोधन क्या है। अपव्यय है कि विद्यार्थी को उसकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही और उससे हटा लिया जाए, यानी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं हुई और उससे पहले ही उसे घर में बिठा दिया गया, तो ये जो चीज़ है ये है अपव्यय की समस्या। अवरोधन ये है कि किसी एक विद्यार्थी को एक ही कक्षा में और निश्चित समय से अधिक, जैसे 2 साल का अगर निर्धारित समय है तो 2 साल से भी ज़्यादा समय तक एक ही कक्षा में उसको स्थिर रखना या रोक के रखना, तो ये था अवरोधन का कारण। यानी वो बार बार फेल हो रहा है और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब बार बार फेल हो रहा है तो एक ही कक्षा में रहा आएगा बच्चा, और जब आगे बढ़ेगा ही नहीं तो क्या है, अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसकी पढ़ाई में, उस अवरोध को दूर नहीं किया जा रहा है। तो ये जो 2 समस्याएं थी, एक अपव्यय था और एक अवरोधन था। और इसके मुख्य कारण क्या थे ये भी उन्होंने बताया कि इसके मुख्य कारण क्या थे। सबसे पहला कारण था माता पिता अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए बालकों को विद्यालय जाने से रोक लेते हैं। दूसरा है प्रत्येक गांव में विद्यालय नहीं था और बालकों को बहुत दूर शिक्षा के लिए जाना पड़ता था, जिसके कारण जो गार्जियन थे या जो माता पिता थे वो उन बच्चों को नहीं भेजते थे। विशेष रूप से बालिकाओं को तो बिल्कुल भी नहीं भेजा जाता था एक गांव से दूसरे गांव। तीसरा पॉइंट था विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक योग्यता की दृष्टि से प्रशिक्षित नहीं थे, यानी जितने भी शिक्षक कार्य कर रहे थे वो योग्य नहीं थे, वो उतने योग्य नहीं थे, थोड़ा अयोग्य थे, उनको अच्छे से प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य था। तो ये चीज़ थी। चौथा पॉइंट था शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन सामग्री और उचित स्थान, यानी एक तो अध्ययन सामग्री प्रॉपर नहीं थी और बैठने उठने का उचित स्थान नहीं था बालकों के बैठने उठने का। पांचवा पॉइंट है अधिकतर विद्यालय एक शिक्षकीय थे, यानी विद्यालय तो है 5वीं क्लास तक का या 6ठी क्लास तक का, और उसमें शिक्षक कितने हैं, एक ही शिक्षक है पढ़ाने के लिए, चाहे वो पढ़ा ले और चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन या अनुशासन को संभाल ले। छठा पॉइंट था पुरुषों की स्थिति, पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा महिला शिक्षकों का अभाव था। ये भी एक कारण है कि बालिकाओं को पढ़ने के लिए इसलिए और नहीं भेजा जाता है कि है जहाँ शिक्षक पुरुष संख्या में अधिक हों और महिलाएं ना हों। तो ये भी चीज़ थी। उस समय में तो महिलाओं को वैसे भी निकलने का ज़्यादा अधिकार नहीं था, तो इसलिए पुरुष शिक्षक अधिक थे और महिला शिक्षक कम थीं, जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर था वो कम था, गिरता हुआ था। अगला अखीरा पॉइंट है कि ग्रामीण जनता बालकों को विद्यालय भेजने में सक्रियता नहीं दिखाती थी, यानी किसी के अंदर जागरूकता नहीं थी कि हम बच्चों को विद्यालय भेजें। कोई जागरूक नहीं था, उन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था या शिक्षा से कोई ज़्यादा विशेष लगाव नहीं था उस समय पे। तो ये थी हमारी प्राथमिक शिक्षा की कमियां जो उस समय में थी, अर्टांग आयोग के समय जो उन्होंने गिनाई थी। अब इसमें सिफारिश की गई थी और इनको दूर करने का, अपव्यय अवरोधन को दूर करने के उपाय बताए गए थे। तो ये कौन कौन से उपाय थे? सबसे पहले उपाय था कि विद्यालयों की जो वृद्धि करने की अपेक्षा उनकी उन्नति पर अधिक ध्यान देना, यानी विद्यालय चाहे हमारे कम हों, अगर उनकी उन्नति, उनको हम आगे बढ़ा सकें, विद्यालयों में सुविधाएं अच्छी कर सकें, तो हमारे यहाँ जो शिक्षित होने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट सेकंड इसमें यह प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने पर बल देना। ठीक है। थर्ड पॉइंट है जिन विद्यालय में कम विद्यार्थी हैं और शिक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं है उन्हें समाप्त कर दिया जाए, यानी विद्यार्थी भी कम है, 4 या 5 विद्यार्थी हैं और शिक्षा भी, टीचर्स भी उस जगह उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं 4-5 विद्यार्थियों की वजह से, तो ऐसे विद्यालयों को बंद कर दिया जाए। तो ये भी उन्होंने एक पक्ष रखा था, सुझाव रखा था। अगला पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा की अवधि न्यूनतम 4 वर्ष की जाए। ठीक है, यानी कम से कम 4 वर्ष प्राथमिक शिक्षा बच्चे को दी जाए। अगला पॉइंट था कि पाठ्यक्रम सरल और सुस्पष्ट होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम कठिन था उसको सरल बनाने की उन्होंने पेशकश रखी थी। अगला पॉइंट वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर की व्यवस्था की जाए। कोई कैलेंडर नहीं था कि कब परीक्षा होनी है, कब पढ़ाया जाना है, कब क्या पढ़ाया जाना है, क्या नहीं पढ़ाया जाना है, तो उसके लिए एक कैलेंडर की जो आज के समय में है वो उस समय में नहीं थी, तो उसके लिए भी उन्होंने अपना सुझाव रखा था कि एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाए। अगला पॉइंट था उनका कि समय
समय समय पर विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ साथ उनकी अनुपस्थिति का भी मूल्यांकन किया जाए। हाँ, ये ना हो कि उपस्थित हैं विद्यार्थी, ठीक है, उपस्थिति का मूल्यांकन किया जा रहा है, ये देखा ही नहीं जा रहा कि उपस्थिति के साथ साथ अनुपस्थित कितने हैं और कितनी मात्रा में उनकी अनुपस्थितियाँ हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों का भी मूल्यांकन उन्होंने अपने सुझाव में रखा था। अगला पॉइंट है शिक्षकों के शिक्षण स्तर में सुधार करना, यानी उनकी प्रशिक्षण अवधि में वृद्धि की जाए। अगर वो 6 महीने में उनकी सही नहीं हो रहा है या 1 साल में उनकी जो प्रशिक्षण है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो वो जो है समय अवधि बढ़ाएं कि 1 साल की बजाय 2 साल करें या 6 महीने की बजाय 1 साल करें, जिससे कि उनको सही से प्रशिक्षित किया जा सके। अगला पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा के नियंत्रण व उन्नयन के अधिकार व दायित्व सरकार अपने पास रखे, यानी जो प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण है वो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट समय समय पर उसको चेक करती रहे, उनको चेक करती रहे कि सही मायने में शिक्षा सही दी जा रही है अथवा नहीं। अगला अंतिम पॉइंट है इसमें शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार। शिक्षकों की जो सेवा शर्तें हैं उनमें सुधार किया जाए और उनकी वेतन में भी वृद्धि की जाए, जिसके कारण उनका जो लगाव है शिक्षा के प्रति वो बढ़ जाए और वो सही मात्रा में बच्चों को या विद्यार्थियों को शिक्षित कर सकें। अगला इनका जो वो था सुझाव और सिफारिश थी वो थी माध्यमिक आयोग के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए है। ये तो प्राथमिक शिक्षा का पॉइंट था। अब इसके आगे आता है माध्यमिक शिक्षा। तो माध्यमिक शिक्षा में भी उन्होंने कुछ दोषों का उल्लेख किया था। जैसे सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा में एक तो परीक्षा जो है वो प्रधान है। जो दोष बताया था वो ये बताया था कि माध्यमिक शिक्षा में परीक्षा प्रधान है। दूसरा दोष था कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके प्रतिशत में निरंतर वृद्धि हो रही है, यानी उत्तीर्ण कम हो रहे हैं और अनुत्तीर्ण अधिक हो रहे हैं। तो 2 पॉइंट थे। ये 2 पॉइंट कौन कौन से थे? सबसे पहला था कि एक तो परीक्षा प्रधान है माध्यमिक शिक्षा में और दूसरा है अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के प्रतिशत में वृद्धि। अब हम आते हैं इसका सुझाव, इसके जो दोष थे इनके निवारण का सुझाव उन्होंने क्या दिया था। तो पहला पॉइंट था, सबसे पहले जो आयोग ने मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हुए जो बताया था वो था कि मिडिल स्कूलों का जो पाठ्यक्रम है वो संकरा होने के साथ साथ अमूल्य है, यानी एक तो संकरा है, छोटा है और उसके अलावा जो उसकी वैल्यू नहीं है कोई, ठीक है। इससे बालकों का कोई भी लाभ नहीं हो रहा है और इन स्कूलों का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालकों के लिए लाभप्रद हो, यानी लाभप्रद पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने कहा था कि पाठ्यक्रम इस तरीके का हो जिससे बालकों को कोई लाभ हो, ऐसा ना हो कि फालतू में शिक्षित हो जाए व्यक्ति और उसके आगे उसका कोई बेनिफिट ना मिले। सेकंड पॉइंट था पद्धति, जो परीक्षा पद्धति का अभाव था उसको दूर करने का सुझाव दिया गया था। तो जैसे ही पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है तो उसके बाद परीक्षा जो है कराई जाए, बीच बीच में परीक्षाएं ना कराई जाए और उत्तीर्ण छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार आगे व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए, यानी जो बच्चे उत्तीर्ण हो गए, जो पास हो गए, उनको जो उनकी इच्छा है, जो वो करना चाहते हैं, उस तरीके से उनको व्यवसाय की ओर अग्रसर किया जाए। थर्ड पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक व वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम में समावेश करना, यानी उस समय केवल एक साधारण शिक्षा थी जिसके कारण कोई भी ऐसा विषय नहीं था जिससे बालक अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सके। तो उस व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने व्यावसायिक और वैकल्पिक विषयों के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने की इसका सुझाव दिया था। अगला पॉइंट है शिक्षा के स्तर को मजबूत करना। अगर करना है तो सबसे पहले प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए और प्रशिक्षित अध्यापकों के सुधार में उन जो शिक्षण की नवीन विधियां हैं उनको समावेशित किया जाना चाहिए। पुरानी विधियों से उन्हें प्रशिक्षित ना करें बल्कि नई विधियों के द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए जिसके कारण शिक्षा का स्तर मजबूत हो सके। अगला अखीरा पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है इसके लिए, वो ये है कि जो शिक्षकों के पद भी असुरक्षित होने की वजह से शिक्षण कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है, यानी शिक्षक पद पर सुरक्षित नहीं है तो उसमें पद पर उन्हें सुरक्षित करने की व्यवस्था की जाए। जैसे आज के समय में कह सकते हैं कि प्राइवेट अपॉइंटमेंट कर दिए गए हैं, अगर प्राइवेट अपॉइंटमेंट की बजाय उनके सरकारी किए जाएं तो संभवतः वो अपनी जो है शिक्षित करने में और मन लगा करके वो शिक्षा दे पाएंगे अपनी। तो ये थी हमारी माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत। अब इसके बाद आती है उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा जिसको कहते हैं। तो विश्वविद्यालय शिक्षा में के प्रति बहुत ज़्यादा उदासीनता थी,
विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रति जो थी वो बहुत उदासीनता थी, जिसके वजह से उसमें दोष उत्पन्न हो रहे थे। तो उसको दूर करने के उपाय उन्होंने बताए थे। पहला था कि एकात्मक विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त रहते हैं। एकात्मक जो होते हैं जिनको हम कह सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन जिस प्रकार भारत की जो स्थिति है उससे संबद्ध विश्वविद्यालयों पर ही निर्भर रहकर उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसी स्थिति है उसी हिसाब से उससे संबद्ध विश्वविद्यालय जो एकात्मक विश्वविद्यालय हैं उससे संबंध तो उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। सेकंड था विश्वविद्यालय के स्तर को श्रेष्ठ बनाया जाए। विश्वविद्यालय का भी स्तर बहुत अच्छा नहीं था, जिसको श्रेष्ठ बनाने की पहल की गई। अगला पॉइंट, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी विद्यार्थियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए आयोग ने प्रवेश परीक्षा पर बल दिया। यानी ऐसा नहीं है कि हर एक कोई विद्यार्थी उच्च शिक्षा में चला जाए, चाहे वो उस योग्य है अथवा नहीं है। तो उनकी योग्यता को निर्धारित करने के लिए कि पिछली कक्षा से कितना अच्छा सीख करके आया बच्चा, तो अगली कक्षा में वो जा सकता है या नहीं जा सकता है, या उसे एडमिशन या प्रवेश दिया जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक परीक्षा की व्यवस्था की एक तो करने के लिए बल दिया गया, जिससे कि योग्य विद्यार्थी ही प्रवेश ले सकें। अगला पॉइंट था उनका चौथा कि विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षण कक्ष, कैंपस, रूम आदि की समुचित व्यवस्था के साथ साथ क्रीड़ा स्थल भी हो और क्रीड़ा अधिकारी भी हों। यानी ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसके अतिरिक्त खेलने का मैदान और खिलाने वाला भी होना चाहिए, जिससे कि बालक का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी संभव हो सके। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट था स्नातक और स्नातकोत्तर, यानी यूजी और पीजी, आज की भाषा में अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में रोजगार परक यानी व्यावसायिक शिक्षा रोजगार कार्यालयों की, व्यवसाय से संबंधित जो कार्यालय हैं, इनकी व्यवस्था पूरी तरीके से की जानी चाहिए कि रोजगार परक पाठ्यक्रम पढ़ करके बालक रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करा दे, जिससे कि समय आने पर उसका जो है उसको नौकरी या उसकी जो है नौकरी लग सके। ठीक है। अगला पॉइंट है ऑनर्स कोर्स एवं नियमित कोर्स दोनों को पृथक रखना चाहिए। एक तो नियमित कोर्स है और एक ऑनर्स वाला कोर्स है। ऑनर्स में स्पेशलाइजेशन होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो उन दोनों को अलग अलग रखा जाना चाहिए, एक ही नहीं होना चाहिए। अगला अंतिम पॉइंट है इसमें, समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली व्याख्यानमाला में महापुरुषों की जीवनी के विषय भी शामिल होने चाहिए। जो महापुरुष हैं जिनके किसने क्या किया है, जैसे हमारे महापुरुषों में विवेकानंद जी आते हैं, या महात्मा गांधी हैं, या जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में भी, इनकी जीवनी के बारे में भी उन विषयों पर शामिल किया जाए। इसके बाद उच्च शिक्षा के बाद आती है स्त्री शिक्षा, क्योंकि उस समय महिलाओं को शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब थी। हरटांग समिति ने जब ये देखा कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की स्थिति जो साक्षरता की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और बहुत कम स्त्रियां साक्षर हैं, तो उन्होंने उसके लिए भी सुझाव दिए। उसमें सुझाव में सबसे पहले दिया कि छात्राओं के पाठ्यक्रम को स्त्रीपयोगी बनाया जाए, स्त्रियों के लिए उपयोगी बनाया जाए छात्राओं के पाठ्यक्रम को। दूसरा था लड़कियों की शिक्षा पर लड़कों के समान धनराशि व्यय की जाए। ऐसा ना हो कि लड़कियों पे कम धन व्यय कर रहे हैं कि कम लड़कियां पढ़ने वाली हैं तो कम पैसों में काम चल जाएगा, ज़्यादा पढ़ने वाली हैं तो ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि दोनों पर समान धनराशि जो है वो खर्च की जाए। थर्ड पॉइंट था स्त्री शिक्षा के प्रसार की योजनाएं बनाई जाएं, यानी किस तरीके से हम स्त्रियों को शिक्षित कर सकते हैं इसकी योजनाएं बनाई जाएं, और उसके साथ साथ सुरक्षित महिलाओं की भी नियुक्ति की जाए प्रांत में अलग से, और योजना उन्हें सौंप दी जाए। इसके अतिरिक्त निरीक्षिकाओं की संख्या में पर्याप्त, जो निरीक्षिकाएं हैं जो इस चीज़ की देखभाली कर रही हैं, उनकी भी संख्या में वृद्धि की जाए। अगला पॉइंट, स्थानीय संस्थाओं में स्त्रियों का उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। स्त्रियों को उचित प्रतिनिधित्व, जो स्थानीय संस्थाएं हैं वहाँ प्रतिनिधित्व के लिए स्त्रियों को प्रोत्साहन दिया जाए। अगला पॉइंट है गाँवों में बालिकाओं के लिए अधिक से अधिक प्राथमिक पाठशालाएँ, यानी बालिकाएं वास्तव में एक गांव से दूसरे गांव जाने में परेशानी होती है बालिकाओं को, तो जो विद्यालय हैं एक बार को बालकों को चाहे दूसरे गांव में भेज दिया जाए, लेकिन बालिकाओं के लिए विद्यालय वो अपने ही गांव में होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। कन्याओं का पाठ्यक्रम हाई स्कूल में जाकर लड़कों से अलग हो जाना चाहिए, यानी लड़कियों का पाठ्यक्रम लड़कों से डिफरेंट होना चाहिए। अगला पॉइंट है स्त्रियों को भी उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित
किया जाए। तो ये 8 पॉइंट थे उनके, जो विश्वविद्यालयी शिक्षा के ऊपर और जो है स्त्री शिक्षा के ऊपर 8 पॉइंट थे। इस तरीके से उन्होंने प्रत्येक स्तर की शिक्षा पर बल दिया। हर्टांग आयोग ने प्रत्येक स्तर की शिक्षा के जो समस्याएं थीं उनका सुझाव, उनको दूर करने का सुझाव दिया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षा भी थी, माध्यमिक शिक्षा भी थी, विश्वविद्यालयी शिक्षा और स्त्री शिक्षा, ये सभी चीज़ें थीं। इसके बाद इसका मूल्यांकन जो था वो ये था कि मूल्यांकन करने के बाद में इसमें बताया गया था जो प्रतिवेदन इस देश के में जो अपने जीवन के अंतिम दशकों में ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति का बहुत अधिक निर्माण कर चुका था। ये जो था क्योंकि उस समय तक इतना ज़्यादा विरोध अंग्रेज़ों का हो चुका था कि आज़ादी की तरफ भारतीयों का कदम बढ़ चुका था, और पर फिर भी उसके पश्चात भी हर्टांग आयोग ने ब्रिटिश सरकार की जो शिक्षा नीति थी उसका बहुत अधिकतम क्षेत्र में निर्माण कर दिया था। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे एक बार लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें।